कोन्निचिवा मिनासान, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजॉय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सब? हिंदी में जापानी पाठमाला के इस सीरीज़ में हम अब 99वें पाठ पे आ चुके हैं और जैसा अगर आप हमारी इस सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हम जापानी भाषा के हर पहलू को बारी-बारी से सीखते चले जा रहे हैं, जिसमें व्याकरण है, शब्दावली है, अभिव्यक्तियाँ हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं और साथ ही साथ कांजी लिपि के अक्षर भी हैं, जो हम 5-5 के बैचेस में सीखते चले आ रहे हैं और अब तक हम कुल 90 कांजी प्रतीक सीख चुके हैं। तो इसी क्रम में आज का जो ये पाठ है, इसमें हम 5 नए कांजी कैरेक्टर्स सीखेंगे। सो 91 से 95 तक कांजी की जो लिस्ट है, उसमें नंबर 91 से लेके 95 तक आज हम सीखेंगे और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो 5 कांजी प्रतीक हैं, इनके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पाठ। पहला कांजी कैरेक्टर ये आपने देखा होगा हमारे पुराने लेसन्स में कि ये पिता के लिए इस कांजी का प्रयोग होता है। तो ओतो-सान या चीची आपने जो एग्ज़ाम्पल कन्वर्सेशंस करते हैं अपने लेसन्स में, उनमें ये बहुत बार आ चुका है, तो आप इससे भली-भाँति वाकिफ़ हैं। तो इसकी जो कुन्योमी रीडिंग है वो है चिची और जो उन्योमी रीडिंग है वो है फू। तो अब हम कुछ इसका यूसेज देखते हैं। तो चीची का अर्थ तो पिता है, ये आपको पता ही है। तो एक दूसरा शब्द भी है, वो है चीची ओया, जो थोड़ा-सा अधिक औपचारिक है। तो दोनों का यूसेज कैसे करना है, ये अब हम जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम सीधे-सीधे अपने पिता को चीची कह सकते हैं या अपने पिता को चीची कहकर किसी और के सामने संबोधित कर सकते हैं या किसी और के पिता को चीची कह सकते हैं, तो ये आपको बता दें। तो आप अपने पिता को उनके सामने बुलाते समय या कभी-कभी जब आप दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अपने पिता को संदर्भित या रेफ़रेंस करते हैं, तो आप ओतो-सान कहते हैं, तब आप चीची नहीं कहते। आप उनके सामने चीची या चीची ओया नहीं कहते, लेकिन आप दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अपने पिता को संदर्भित करने के लिए चीची या चीची ओया का प्रयोग कर सकते हैं, ओतो-सान भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट फेस पे अपने पिता के डायरेक्ट फेस पे आप चीची नहीं कहते। तो चीची ओया चीची की तुलना में थोड़ा अधिक औपचारिक है, यानी कि ये पोलाइट वर्ज़न है। तो ये है चीची और चिची ओया और ओतोसान में फ़र्क। अगला है नाकी-चिकी। तो ये है नाकी-चिकी जिसका अर्थ है लेट फादर यानी स्वर्गीय पिता। अगर पिता स्वर्गवास हो गए हैं, पिता का स्वर्गवास हो गया है तो उसके लिए नाकी-चिची का प्रयोग किया जाता है। और केंकोकु नो चिची केंकोकु नो चिची देखिए यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ये कुनी के लिए है या कोकू के लिए है जो कंट्री रिप्रेजेंट करता है देश और ये हमारे आज के इस पार्ट में जो 5वाँ कांजी प्रतीक हम सीखेंगे वो यही कांजी है। तो केंकोकु नो चिची यानी कि राष्ट्रपिता। जैसे भारत के लिए के केस में महात्मा गांधी जी को हम संबोधित करते हैं राष्ट्रपिता, तो केंकोकु नो चिची का अर्थ भी राष्ट्रपिता है, यानी कि किसी देश का संस्थापक, पिता या राष्ट्र का निर्माता। तो हर देश के लिए अलग परिभाषा इसकी होगी, तो लेकिन अर्थ उसका वही है कि राष्ट्रपिता। ओन्योमी के कुछ यूसेज देखते हैं। पहला वाला है फुबो। ये है फू-बो। तो ये कैरेक्टर भी हम इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं, ये माँ के लिए है। तो पिता और माता यानी कि माँ-बाप या पेरेंट्स। उसके बाद है फुशी। फुशी यानी कि बाप-बेटा और या फिर पिता-पुत्र के लिए भी कह सकते हैं। उसके बाद है गिफू। गिफू यानी कि ससुर और उसके बाद है योफू। योफू यानी कि पालक पिता या फोस्टर फादर या दत्तक पिता, एडॉप्टिव फादर। अब ये सिंबल जो है, ये जो कैरेक्टर है, ये अपने आप में एक रेडिकल है, तो ये इस कहीं से डिराइव नहीं हुआ रेडिकल है। अब हम स्ट्रोक ऑर्डर देखेंगे। ये देखिए पहला स्ट्रोक ऐसे,
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से। तो इस तरह से बहुत आसान है इसको बनाना, लेकिन इसके प्रोपोर्शंस का ध्यान रखें कि कौन सी लाइन छोटी है, कौन सी लंबी है। तो प्रोपोर्शनेट और सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये आया कहाँ से, ये चिन्ह, यानी कि इसका जो उद्भव है उसके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ प्राचीन इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे ब्रोंज पर या पत्थर पर पुराने जमाने में प्राचीन काल में लोग करते थे। तो ये वहां से आया है, और ये क्या दर्शा रहा है? एक हाथ में पत्थर की कुल्हाड़ी लिए एक मर्द, जो पिता होने के नाते परिवार के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है। यानी कि ये जो सिंबल है ये डिनोट कर रहा है कि एक हाथ है, और उस हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है, जो पुरुष को दर्शा रहा है। और पुरुष भी एक पिता पुरुष, क्योंकि वो जो मजदूरी कर रहा है वो अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा है। और इसका एक दूसरा भी इंटरप्रिटेशन है। अब देखिए, ये पिता है, और देखिए इनकी भौहें जो हैं तनी हुई हैं, मूछें हैं, और ये थोड़े से गुस्सैल लग रहे हैं। तो जापान में प्राचीन काल से ही जो पिता का जो इमेज है वो थोड़ा सा उस तरह का है कि ये पिता बहुत गुस्से वाले होते हैं, जो बात बात पे डांटते हैं। तो इसलिए ये जो सिंबल है, ये देखिए भौहें जो हैं, आईब्रोज ये तनी हुई हैं, इस तरह से हैं। और ये आंखों से शुरू करते हुए मूछों तक इस तरह से ये मूछें हैं। तो ये सबसे बेस्ट सिंबल है इस गुस्सैल चेहरे को डिनोट करने के लिए। तो वहां से भी ये आया है, तो ऐसा लोग कहते हैं। तो एक्चुअल किस तरह से ये आया है वो किसी को पता नहीं है, लोग अंदाजा लगाते हैं बेसिकली। और जो शोध करता है वो भी इस तरह के शोध करते रहते हैं कि कहाँ से ये आया होगा। चलिए अब हम दूसरी कांजी की ओर बढ़ते हैं आज के इस पाठ का। पिता के बाद अब माँ। तो ये कांजी है माँ के लिए, और माँ को हाहा कहते हैं, आपको पता ही है। कभी कभी मो रीडिंग का भी प्रयोग होता है कुन्योमी में, और उन ओन्योमी में ये है बो। जैसे कि हमने फू बो देखा था पिछले स्लाइड में, जिसमें फू पिता और बो माता। तो ये माँ के लिए बो का प्रयोग होता है। तो चीची की तरह हाहा के लिए माँ, और चीची ओया की तरह हाहा ओया भी माँ। तो फर्क दोनों में वही है जो हमने पिता के लिए बताया था, तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। आप कैसे और कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं हाहा और हाहा ओया का, वो आप पुराने पिछले स्लाइड वाले जो एक्सप्लेनेशन है उसी को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा क्या लिखा हुआ है, तो इसको आराम से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। हित्सुयो वा हत्सुमेई नो हाहा। तो देखिए ये एक जीवंत उदाहरण है कि हिरागाना क्यों काफी नहीं है, क्यों कांजी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए कितने बार हाहा, क्या अब इसको हा पढ़ेंगे या वा पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। 4 बार हाहा लिखा हुआ है, तो इसीलिए कांजी की जरूरत है। तो यहाँ पे एक बार ये वा है, एक बार ये हा है, क्योंकि वा ये एज पार्टिकल यूज हो रहा है, टॉपिक मार्कर, और बाकी सब ये हा है। तो हित्सुयो वा हत्सुमे नो हाहा, इसका अर्थ है जरूरत आविष्कार की जननी है, यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जो अंग्रेजी कहावत है, ये वही है। तो यहाँ पे ये हाहा का प्रयोग हुआ है इस जापानी प्रोवर्ब में, कहावत में। उसके बाद है मोया। मोया जिसका अर्थ है छत में सं, संरचनात्मक बीम, जो जो सेंट्रल हॉल में जो बीम होता है छत को सपोर्ट करने के लिए, ये वो है केंद्रीय कक्ष पारंपरिक महलनुमा शैली की वास्तुकला में। उसके बाद है उन्मो। उन्मो यानी कि माइका या अभ्रक जिसे हम कहते हैं, अभ्रक। तो उसके लिए उन्मो का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे माँ की कांजी कैसे आई है बताना मुश्किल है। हो सकता है कि फोनेटिक कंपोनेंट की वजह से आए, इसमें कोई जो मीनिंग वाला कंपोनेंट तो लग नहीं रहा है। तो लेकिन जो रीडिंग है वो ये मो की रीडिंग यहाँ पे आई है, तो उसी से उन्मो उन। इसी तरीके से उबा। उबा जो धात्री है,
जो दूध पिलाने वाली माँ है उसके लिए उबा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि माँ माँ जिसने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसके स्तनों में दूध का संचार हो रहा है, तो वैसी माँ को उबा कहते हैं। अब ओन्योमी के रीडिंग्स देखते हैं। बोकोकु। अब जैसे हमारे यहाँ पे हम मातृभूमि कहते हैं, देश को अपनी माँ के साथ तुलना करते हैं, देश यानी अपनी धरती माँ, तो जापान में भी वैसा ही है। तो जापान में भी हम बोकोकु कहते हैं। बोकोकु यानी कि धरती माता। तो ये कोकु की कांजी ये भी हम आज के इस पार्ट में सीखने जा रहे हैं। तो ज़रा वेट कीजिए, तो ये भी अब आने वाला है आगे। तो ये माँ की कांजी, ये देश की कांजी, यानी कि ये मातृभूमि की कांजी। तो ये बोकोकु हो गया अपना देश, अपनी मातृभूमि। उसके बाद है बोको, ये है बोको। बोको यानी कि जैसे अंग्रेजी में हम अल्मा मैटर कहते हैं, यानी कि जो आपका जो पुराना स्कूल, जैसे जब छोटे थे आप जिस स्कूल में जाते थे, तो वो स्कूल अगर आप कहना चाहें तो उसे आप अल्मा मैटर भी कहते हैं, तो वही है बोको। उसके बाद है योफुबो। योफुबो यानी कि दत्तक माता-पिता। और कूबो ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो हवाई जो 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 एयरफोर्स में जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए जो बड़े-बड़े जो शिप्स होते हैं या जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उसको कूबो कहते हैं। ये भी पिता की कांजी जैसी, ये भी अपने आप में रेडिकल है और इसका स्ट्रोक ऑर्डर बड़े ध्यान से देखिए। ये बड़े-बड़े स्ट्रोक्स हैं इसमें। तो पहला जो स्ट्रोक है वो एक ही साथ इस तरह से आके इस तरह से जाएगा। ये एक ही स्ट्रोक में करना है। और जो दूसरा स्ट्रोक है वो भी वैसा ही है, यहाँ से लेके इस तरह से पूरा। यानी कि 2 स्ट्रोक में ही जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रोक है वो ये वाला, चौथा स्ट्रोक ये और पाँचवाँ स्ट्रोक ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन। इस तरह से ये हाहा की कांजी लिखी जाती है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये थोड़ा-सा टेढ़ा है लेकिन आप प्रैक्टिस से इसको रप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे आया ये कांजी, इस पे भी हम इसको भी आप जान लेते हैं। तो देखिए, एक महिला है जिसके स्तनों से बच्चे के जन्म के बाद दूध निकल रहा है यहाँ। तो ये वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है कि ये एक औरत है और ये आप टॉप व्यू जैसा आप कह सकते हैं कि पलथी मारकर बैठी है, जो माँ है और उसके ये स्तनों से दूध निकल रहा है, बच्चे को दूध पिला रही है। और इसको आप अगर सीधा करेंगे, तो ये कांजी इस तरह से होती है। तो ये बस दर्शाने के लिए है कि माँ गोद में बच्चे को लेके बैठी है। तीसरी कांजी आज के इस पाठ का है प्रत्येक या एवरी जिसे हम कहते हैं, हर एक। तो कुन्युमी में इसके रीडिंग्स हैं गोतो या कोतो-नी और उन्युमी में माई। तो ये अब आप जब शब्द देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका इस्तेमाल भी हम बहुत बार कर चुके हैं अपने ग्रामेटिकल लेसन्स में कन्वर्सेशंस के दौरान। तो गोतो यानी प्रत्येक या हर एक, उसके बाद गोतोनी, गोतोनी का अर्थ है एक-एक करके, प्रत्येक, हर या के अंतराल पर। उसके बाद है त्सुकी-गोतो। त्सुकी का अर्थ महीना होता है, आपको पता है। तो त्सुकी-गोतो यानी कि मासिक, एवरी मंथ जिसे हम कहते हैं ना, तो गोतो यानी कि एवरी, तो प्रत्येक माह, प्रत्येक महीने में जो होता है यानी कि मासिक। और इसी तरीके से कोगोतो, कोगोतो का अर्थ है हर घर या हर परिवार, एवरी हाउसहोल्ड जिसे हम कहते हैं। तो ये तो कोतो-गोतो था। अब अगर उसी का अगर उन्योमी में भी हम इसका प्रयोग कई बार देखते हैं, तो माई, माई का अर्थ है प्रत्येक या आमतौर पर घटनाओं के साथ, जैसे कि वीकेंड, सप्ताहांत या इस तरह से हर सुबह या हर महीने, तो उस हर को दर्शाने के लिए माई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माई आसा, ये दूसरा जो शब्द है देखिए, माई आसा यानी कि रोज़ सुबह, या फिर माई माई, माई माई यानी हर बार, बार-बार या हमेशा। उसके बाद है माई नीची, ये हमने कई बार इसका प्रयोग किया है अपने लेसन्स में। माई नीची, देखिए ये दिन की कांजी है और ये एवरी की कांजी है, यानी कि ये एवरीडे या डेली, तो प्रतिदिन या हर रोज़।
और उसके बाद ये है माईबांग। माईबांग यानी कि हर रात। तो माई यानी कि रोज, और बांग यानी कि रात। तो रोज, रात या हर रात। ये मदर रेडिकल से आया है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये शेप देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये मदर रेडिकल या माँ की कांजी से आई हुई है। तो इसका स्ट्रोक ऑर्डर देखते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक माँ की कांजी जैसी। ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये लास्ट स्ट्रोक। इस तरह से ये कांजी लिखी जाएगी। तो आगे से जब आप कन्वर्सेशंस के दौरान जब माई आसा या माई नीची का प्रयोग करें, तो उसको हिरागाना में ना लिखें, कांजी में लिखें। इस तरह से आप धीरे धीरे कांजी को अप्लाई करना शुरू करें अपने प्रैक्टिस में। तो अब कहाँ से आया है ये देखिए। तो ये माँ की कांजी, जैसे हमने बोला था कि ये दो स्तन है, दो ब्रेस्ट्स हैं, ये निपल्स से दूध निकल रहा है। तो ये वो कांजी है। और एक स्प्राउटिंग प्लांट है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है एनिमेशन, माफ कीजिए उसके लिए। तो पहले हम इसको ले लेते हैं। तो ये एक स्प्राउटिंग प्लांट, यानी कि ये एक पौधा है जो उग रहा है, जो नया पौधा है। और ये माँ की कांजी है। तो दोनों में कोई कोई, और आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या, इसका क्या समझ में आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इससे, मतलब प्रत्येक का अर्थ कैसे निकल रहा है, कोई भी डायरेक्ट वैसा कोई अर्थ नहीं है। तो ये अर्थ वाला कांजी अभी हम देखेंगे। अर्थ जो सिमेंटिक, यानी कि जो अर्थ देता है। तो हर एक कांजी कैरेक्टर में एक सिमेंटिक कंपोनेंट होता है और एक फोनेटिक कंपोनेंट होता है। सिमेंटिक कंपोनेंट जो अर्थ देता है, और फोनेटिक कंपोनेंट जो प्रोनाउंसिएशन देता है, उच्चारण देता है या रीडिंग देता है। तो ये स्प्राउटिंग प्लांट सिमेंटिक के रूप में यूज हुआ है इस कांजी में, और फोनेटिक कंपोनेंट आया है माँ की कांजी से। और इस तरह से ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर था वो इस तरह से था। ये जो प्लांट वाली कांजी है वो इसको इस तरह से इसको डिकम्पोज कर दिया गया। और माँ की कांजी वैसी ही थी, लेकिन फाइनली इसको, ये जो दो निपल्स थे, इसको हटाकर एक वर्टिकल लाइन कर दिया गया, ताकि जो कंफ्यूजन ना हो। वरना ये मोरलेस माँ जैसी ही लग रही है, तो इस वजह से उसको उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो इस तरह से ये प्रत्येक कांजी आई है, लेकिन इसका अर्थ क्लियर नहीं है कि किस एंगल से या किस बेसिस पे इसको प्रत्येक की कांजी बनाई गई है। अब अगली कांजी है दोस्त या मित्र की। ये कांजी भी हम कई बार देख चुके हैं, तोमोदाची। तो जो उन्योमी रीडिंग है वो है तोमो, और उन्योमी रीडिंग है यू। तो तोमो यानी कि दोस्त, साथी या कॉमरेड, संगत। साथी जैसे कि किताब, जरूरी नहीं कि हमेशा इंसान ही हो, किताब भी साथी हो सकता है, संगीत भी साथी हो सकता है। तो उस वहां पे भी हम इस कांजी का प्रयोग कर सकते हैं, या पूरक या कोई सहायक। उसके बाद है अ, तोमोदाची। तोमोदाची भी दोस्त और साथी के लिए प्रयोग होता है। कभी कभी ये बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है। तोमोदाची कहते हैं तो ये बहुवचन भी मीन कर सकता है, लेकिन एक वचन में भी तोमोदाची का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है रियातोमो। ये देखिए, रियातोमो, ये रिया जो है, ये काताकाना में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रिया का अर्थ यहाँ पे रियल है। एक्चुअली रियल शब्द को ही रिया लिखा हुआ है, तो रियल को कांची में हम रिया लिखते हैं। रियातोमो यानी कि रियल वाला फ्रेंड, रियल फ्रेंड, यानी कि जो ऑनलाइन फ्रेंड नहीं है, यानी कि वास्तविक जो फिजिकल फ्रेंड है, नॉट ऑनलाइन फ्रेंड। तो उसके लिए हम रियातोमो, जापानी लोग इसका मतलब काफी पॉपुलर है आजकल ये शब्द रियातोमो, यानी कि एक्चुअल फ्रेंड, नॉट वर्चुअल फ्रेंड। उसके बाद है साके नो ओतोमो। अब देखिए, साके नो ओतोमो। तो साके यानी कि जो जापानीज लिकर है, जो जापानी शराब है, उसको साके कहा जाता है, ओ साके भी कहते हैं। तो साके के साथ जो खाया जाता है, तो नो पार्टिकल आ गया, साके के साथ ओतोमो। तो यानी कि साके का दोस्त, यानी कि साके के साथ जो एपेटाइजर, या जो हम जैसे जो नमकीन खाते हैं हमारे यहाँ पे, अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ लोग पीते हैं, जो लोग पीते हैं वो इस तरह से जो जो कुछ पकोड़े या कुछ नमकीन वगैरह साथ में लेते हैं। तो ये वही है साके नो ओतोमो। साके के साथ जो नाश्ता खाया जाता है उसको साके नो
ओतोमो कहते हैं। तो ये भी साके का दोस्त, साके का संगत आप कह सकते हैं। साके के संगत में जो चीजें खाई जाती है तो वो है साके नो ओतोमो। अब हम देखेंगे उन्नोमी के कुछ शब्द। ये देखिए, यू यू यानी कि मित्र या स्नेह, भाई बहनों के लिए जो प्यार होता है उसे हम इस सिंबल से और इस सिंबल के साथ कुछ और भी जोड़कर हम लिखते हैं बेसिकली। तो ये जितने भी हम उदाहरण दे रहे हैं ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ये सीधे सीधे ये अर्थ नहीं देगा, इसके साथ कुछ और कांजी या कुछ और हिरागाना जोड़कर ही नए नए अर्थ बनते हैं। यूआई यानी कि भाईचारा या दोस्ती। उसके बाद है सेन्यू। उसका अर्थ है कि जो जो वार बडीज जिसको हम बोलते हैं युद्ध साथी, यानी कि जैसे आप सेना में हैं तो जो दूसरे साथी सैनिक हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो कभी कभी दो दोस्तों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है तो उसे सेन्यू कहते हैं। और इसी तरीके से मेयू यानी कि शपथबद्ध मित्र या स्worn इन फ्रेंड, यानी कि आपने प्रॉमिस किया है कि प्रॉमिस करके किसी को दोस्त बनाया है। अब इसमें जो रेडिकल है वो बेसिकली ये एक चाइनीज रेडिकल है। ये डायरेक्टली जापानी में नहीं है लेकिन ये वहीं से आया हुआ है, तो ये वही रेडिकल से आया है। स्ट्रोक ऑर्डर इसका आसान है। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक ऐसे, और चौथा स्ट्रोक। तो इस तरह से दोस्त की या तोमो की कांजी बनेगी। अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से ये कांजी आया। देखिए इसमें दो दो दिख रहे हैं हमें ये, लेकिन ये क्या है? ये है दाहिने हाथ, दो दाहिने हाथ जो दोस्ती में आपस में मिल रहे हैं या एक हो रहे हैं। तो ये जो कांजी है जापानी में, ये आपको पता है, ये हमने पहले किया है, ये मिगी की कांजी है। यानी कि दाहिना तरफ, दाहिना साइड, राइट साइड जो है उसे मिगी कहते हैं। और इसी के साथ अगर हम वो जो चीनी प्रतीक जो हमने बोला था, जो राइट हैंड के लिए है, जिसे हम माता कहते हैं जापानी में, तो इन दोनों को मिलाकर ये राइट हैंड वाली जो बात है ना, कि हम दोस्त अपना, मेरा दाहिना हाथ है, हम जैसे कहते हैं कि ये मेरा राइट हैंड है। तो दोस्त कौन होता है? दाहिना हाथ जो बहुत विश्वस्त होता है। तो दोस्त जो है, जो सच्चा दोस्त होता है वो विश्वस्त होता है, इसीलिए उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से तोमोदाची। और आज का जो अंतिम कांजी है वो है देश, कुनी या कोकू। तो ये भी हम बहुत बार इसका यूसेज हम देख चुके हैं, तो आज हम इसे थोड़ा सा और करीब से देखते हैं। कुनी यानी कि देश, राज्य, क्षेत्र, राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। गृह अर्थात गृहनगर, गृह देश, प्रांत, जापान का कोई प्रांत जो प्रीफेक्चर कहते हैं। तो इन सबको लिखने के लिए किसी और कांजी या किसी और कुछ और अतिरिक्त हिरागाना के अक्षरों के साथ अगर हम इस कैरेक्टर को लिखें तो हम विभिन्न अलग अलग प्रकार के अर्थ इसको दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए, कोकुजिन, तो दो रीडिंग्स हैं, कुनी और कोकू। तो कोकुजिन, अब जब ऐसे लिखेंगे तो हम कुनीजिन नहीं लिखेंगे, हम इसको कोकुजिन लिखेंगे। तो कोकुजिन यानी कि जो इंडिजिनियस पीपल है, जो उस देश के, यानी कि स्वदेशी व्यक्ति, किसी देश का निवासी, स्थानीय मूल निवासी, स्थानीय प्रभु और सामुराई के लिए भी इसका प्रयोग होता है। या दाइम्यो, जिन्होंने क्योटो में शोगुन से मिलने के लिए अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा था। तो ये जापानी इतिहास का हिस्सा है, आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, मुरोमाची पीरियड करके आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पूरा इतिहास मिलेगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो ओकुनी, हम ओ लगाते हैं ऑनरिफिक प्रीफिक्स सम्मान के लिए, तो आप, कई लोग अपने देश को ओकुनी कहते हैं। अगर आप किसी और को उसके देश के बारे में भी पूछ रहे हैं तो ओकुनी व नान देश का भी आप जैसे करते हैं तो ओ लगाइए, ता नहीं तो उसको लगेगा कि आप उसके देश को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ओकुनी, मूल देश। और इसी तरीके से उत्सुशिकुनी, यह है उत्सुशिकुनी यानी कि मानव जाति की दुनिया, यानी कि इसी दुनिया से इसका संबंध है। उसके बाद है कोकुएकी। जैसे कि कोकू जो उन्योमी रीडिंग है उससे हम कुछ शब्द देखेंगे। कोकुएकी यानी कि राष्ट्रीय हित, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद है कोकुएई, जिसका अर्थ है सरकारी प्रबंधन। उसके बाद है साइकी कोकू, यानी कि सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। और इकोकू यानी कि विदेशी देश, यानी कि फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन लैंड को इकोकू कहते हैं। तो कोकू यानी या कुनी अपना देश, और इकोकू कोई फॉरेन कंट्री।
अब इसमें देखिए रेडिकल क्या है, साफ-साफ दिख रहा है, ये जो माउथ रेडिकल है, एन्क्लोज़र रेडिकल है, वही इस यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। हालाँकि ये भी है जो राजा के लिए है, और ये अगर आप इसको पूरा मिलाएँगे तो ये ज्वेल के लिए भी, यानी कि जो प्रीशियस स्टोन्स है उसके लिए भी करते हैं। तो 3-3 कांजी कैरेक्टर हम देख सकते हैं इसमें। तो पहला स्ट्रोक होगा, जिस तरह से हम माउथ रेडिकल बनाते हैं, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पाँचवाँ स्ट्रोक, छठा स्ट्रोक, सातवाँ स्ट्रोक और आठवाँ स्ट्रोक। इस तरह से ये कांजी बनेगी। और अब हम देखेंगे कि ये आया कैसे? तो ये राजा की कांजी है, जैसा अभी हमने आपको बताया। ये ज्वेल्स की कांजी है, हीरे जवाहरात की कांजी है, प्रेशियस स्टोन्स की कांजी है, और ये एन्क्लोज़र की कांजी है, यानी कि मुँह की कांजी है। अब इन तीनों को मिलाकर देश की कांजी बनी है इस तरह से। तो इसका लॉजिक क्या बना? क्या आप सोच सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि राजा है, यहाँ पे हीरे जवाहरात हैं, एन्क्लोज़र है, तो इन तीनों को मिलाकर देश की कांजी कैसे बनी? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हम बार-बार मैं कहता हूँ कि कांजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको जान लें कि कोई कांजी कहाँ से आई है, कैसे इसका इज़ाद हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए क्या है इसका डेफ़िनेशन, देश एक घेरा है, यानी ये घेरा है या भूमि का क्षेत्र है, जिसमें बहुमूल्य बहुमूल्य रत्न भरे हुए हैं। तो देश एक घेरा या भूमि का क्षेत्र है जिसमें बहुमूल्य रत्न भरे हुए हैं, अर्थात एक ऐसा घेरा जो उसके लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य है, और उस देश में एक राजा भी है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर ये एक देश है। तो दोस्तों यही था आज का पार्ट, जिसमें हमने 5 कांजी कैरेक्टर्स डिस्कस किए। तो हालाँकि ये सभी 5 कैरेक्टर्स हम पहले भी कई बार, और कई बार क्या बल्कि बहुत बार देख चुके हैं। तो ये कोई नए तो नहीं थे, लेकिन आज हमने स्पेसिफ़िकली इनके बारे में डिस्कशन की, और इनको थोड़ा-सा और करीब से जाना, इनके बारे में जाना, इनके कुछ रीडिंग्स देखें, और स्ट्रोक ऑर्डर जो सबसे ज़रूरी है, जो किस तरह से इनको लिखा जाएगा, तो इस तरह से आप ने ये जाना। तो आप आगे भी हमारे इन पाठों को देखते रहें, पढ़ते रहें, और आज 99वाँ पाठ था। अगला पाठ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पाठ संख्या 100, यानी कि 100 पाठ हम पूरे करने जा रहे हैं। तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक बल्कि पहुँचाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का पाठ बस यहीं तक। बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आरिगातो गोजाइमास। माताई माशा।